लिंकेज, और इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन। अब ये टॉपिक्स का क्या होते हैं और ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, एक एक करके समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लिंकेज के। लिंकेज सिंपल सा मतलब है किन्हीं दो चीजों के बीच में फिजिकल एसोसिएशन होना। किन्हीं दो चीजों के बीच में क्या होना? फिजिकल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन का मतलब है कि दो चीजें जो साथ साथ में रहती हों, जो चीजें साथ साथ में रहती हों या उनके साथ में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं आपस में लिंक्ड। लिंकेज समझने का सबसे इजी तरीका है, आप अपनी क्लास में तीन लड़कों को इमेजिन करिए। मान लीजिए तीन स्टूडेंट्स हैं, ए बी एंड सी। अब ये जो ए बी हैं ये दोनों दोस्त हैं, जबकि ये जो सी पर्सन है ये इनके साथ दोस्त नहीं है, मतलब ये इनका क्लासमेट है बट ये इनको बहुत अच्छे से नहीं जानते एक दूसरे को। अगर ए बी दोस्त हैं तो ए और बी के हमेशा साथ में रहने की प्रोबेबिलिटी हमेशा स्कूल में ज्यादा रहेगी। मान लीजिए अगर ए वाला कैंटीन में पाया जा रहा है, ए वाला लड़का, तो बी के भी कैंटीन में होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर ए मान लीजिए कहीं पर नीचे गया है तो बी के भी नीचे होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में रहते हैं हमेशा। तो ए और बी क्या है? आपस में लिंक्ड, इनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो चाहे सी की बात करें ए के साथ में कंपेयर करो या सी का बी के साथ में कंपैरिजन करो, सी जो है इनके साथ में लिंक्ड नहीं है। सी अपना इंडिपेंडेंट है, वो इनके साथ में नहीं घूमता, वो अलग घूमता है। तो ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, जो इनके साथ में तो लिंक्ड नहीं है। अब इसी कंसेप्ट को अगर आप जीन पर अप्लाई कर दो, तो जैसे हमने लिंक्ड और इंडिपेंडेंट बच्चे यहाँ पे बनाए हैं, उसी तरह से दो तरह के जीन्स होते हैं। एक होते हैं लिंक्ड जीन्स और एक होते हैं इंडिपेंडेंट जीन्स। लिंक्ड जीन्स का मतलब है ऐसे जीन्स जो कि साथ साथ में पास पास प्रेजेंट हो या फिर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। जितने भी जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड, क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत पास पास है। मान लीजिए यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पर बी जीन है, यहाँ पर कोई डी जीन है, यहाँ पे कोई ई जीन है, तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? लिंक्ड, क्योंकि इनकी लोकेशन एक ही क्रोमोसोम पर है, ये पास पास प्रेजेंट है। वहीं पर इंडिपेंडेंट जीन्स कौन से होते हैं? ऐसे जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पर जीन है, तो यहां पे हम क्रोमोसोम बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम नंबर 1, इस पे पाया जा रहा है एफ जीन, इस पे पाया जा रहा है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2, ये बिल्कुल दूसरा क्रोमोसोम है और इस पे क्या क्रोमोसोम जीन पाया जा रहा है? एल जीन। तो क्या ये आपस में लिंक्ड है या फिर इंडिपेंडेंट है? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर प्रेजेंट है। अगर लेकिन सेम क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट है तो ये सारे जीन्स आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। तो हमारे पास में दो तरह के क्रोमोसोम अब हमें मिल गए, एक लिंक्ड जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और एक इंडिपेंडेंट जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। अब मजेदार बात यह होती है कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ फॉलो नहीं करते हैं। जो ये वाले जीन्स हैं लिंक्ड जीन्स, ये इनहेरिटेंस के दौरान जो मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट वाला जीन था, मतलब लॉ था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो था कि दो अलग अलग जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते, जबकि ये फॉलो उसको करते हैं। अगर जीन इंडिपेंडेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो वो जरूर इसको फॉलो करेंगे, बट अगर वो सेमी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करते। अब लिंक्ड जीन्स जो होते हैं एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, वो सारे मिल करके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। भाई जो भी जीन्स
एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इस पर हमने जीन बनाए हैं ए बी डी, तो ये तीनों क्या है आपस में एक सिंगल लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर है तो ये कितने लिंकेज ग्रुप है, सिंगल लिंकेज ग्रुप। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं उतने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं, तो हमारे पास में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, हमारे पास में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर यूनिक क्रोमोसोम की बात करें तो वो सिर्फ 23 होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पेयर होते हैं या कॉपीज होते हैं। तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम। इसके बाद हमारे पास में कौन सा है, सेकंड क्रोमोसोम, ये भी सेकंड क्रोमोसोम। तो इन दोनों में से नए क्रोमोसोम कितने या अलग अलग क्रोमोसोम कितने, हमारे पास में एक ये क्रोमोसोम सेट है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो ये यूनिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये एक ही माना जाएगा। तो ये हमारे पास में एक क्रोमोसोम ये हो गया जो अलग है, एक क्रोमोसोम ये हो गया जो अलग है, दो हो गया। ऐसे करते करते हमारे पास में 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास में ऐसे टोटल कितने होते हैं, 22 तो ऑटोसोम होते हैं। और ऑटोसोम के बाद 22 ऑटोसोम के बाद हमारे पास या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। अगर हम बात करें फीमेल की तो वहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम सेम, मतलब यहां पर ये भी एक लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 23। 22 ये वाले हैं ऑटोसोम, और एक हमारा एक्स एक्स भी एक सिंगल लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फीमेल के अंदर टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 23 लिंकेज ग्रुप यहां पर होते हैं। लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में कंडीशन हल्की सी डिफरेंट हो जाती है। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो आपस में भी अलग अलग है। ये आपस में बिल्कुल अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स क्योंकि यहाँ पे अलग है, यूनिक टाइप का क्रोमोसोम है, और वाई यूनिक टाइप का क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे की कॉपी नहीं है, तो ये एक अलग लिंकेज ग्रुप बनाएगा और ये एक अलग लिंकेज ग्रुप बनाएगा। तो 22 लिंकेज ग्रुप तो पहले ही बन चुके हैं ऑटोसोम के, और 2 लिंकेज ग्रुप यहां से बन जाएंगे, तो टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 24 ग्रुप यहाँ पे लिंकेज ग्रुप हो जाते हैं। तो मेल के अंदर, ह्यूमन मेल में एक लिंकेज ग्रुप ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास में एक एक्स्ट्रा यूनिक क्रोमोसोम है जिसका नाम है वाई। एक्स तो है ही और उसके साथ वाई है। फीमेल के पास में सिर्फ एक्स की 2 कॉपी है, तो वो एक सिंगल लिंकेज ग्रुप बनाती है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपको लिंकेज ग्रुप ढूंढना हो तो उसका बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसका हैप्लॉइड सेट में पता होना चाहिए, क्योंकि डिप्लॉइड सेट में तो खाली उसका कॉपी प्रेजेंट होता है, उसका पेयरिंग होती है, वो दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे होते हैं। तो जो भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वही उसका लिंकेज ग्रुप का नंबर भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन दें कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर में जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 18 है, तो इसके अंदर में देन कितने लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप होता है कि यूनिक क्रोमोसोम कितने हैं। यूनिक क्रोमोसोम हमेशा हमारे पास में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होते हैं। तो हैप्लॉइड नंबर यहाँ पर कितना है, 9। तो लिंकेज ग्रुप भी यहाँ पर हमारा टोटल 9 लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बात करते हैं कि जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वहां पर जीन का अरेंजमेंट भी 2 अलग अलग टाइप से हो सकता है। अगर कोई लिंकेज ग्रुप है, मान लीजिए अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है, वहां पर 2 जीन्स का अरेंजमेंट होता है, वो भी 2 अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सिस अरेंजमेंट या फिर कपलिंग अरेंजमेंट। सिस या फिर कपलिंग अरेंजमेंट, जबकि दूसरा वहीं पर होता है ट्रांस या फिर रिपल्शन अरेंजमेंट। ट्रांस या फिर रिपल्शन अरेंजमेंट।
अब सिस अरेंजमेंट का मतलब है कि अगर जो दोनों क्रोमोसोम की हम बात करें जो आपस में लिंक्ड हैं, वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और ये इसकी होमोलोगस कॉपी है। मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है और ये इसकी होमोलोगस कॉपी क्रोमोसोम 1। यहाँ पर भी मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1/1 उसकी होमोलोगस कॉपी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सिस अरेंजमेंट में दोनों क्रोमोसोम की जो डोमिनेंट कॉपी होती है वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, दोनों की डोमिनेंट एक पे, दोनों की रिसेसिव एक पे, तो इसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। ट्रांस में उल्टा होता है, एक का डोमिनेंट एक का रिसेसिव एक पे, दूसरे का रिसेसिव दूसरे का डोमिनेंट एक पे, तो इसको बोलते हैं रिपल्शन या फिर ट्रांस अरेंजमेंट। तो ये हमने बात कर ली कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज जो लिंक जीन्स होते हैं आपस में उनका अरेंजमेंट सिस और ट्रांसफॉर्म में हो सकता है। अब हमें समझना है कि लिंकेज इनहेरिटेंस को कैसे इफेक्ट करता है, जेनेटिक्स को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का नाम जो है ओवरऑल वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या लिंकेज हमारे इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को भी ऑल्टर करता है, अफेक्ट करता है या फिर नहीं? तो बिल्कुल लिंकेज हमारे इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, उसमें से भी जो सेकंड प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको फॉलो नहीं करता। तो कैसे इसका इफेक्ट लिंकेज पर दिखाई देता है अब हमें ये समझना होगा। तो इफेक्ट ऑफ लिंकेज ऑन इनहेरिटेंस, लिंकेज ऑन इनहेरिटेंस। अब यहां पर इसको समझने के लिए हमें दो अलग अलग जीन लेते हैं। एक ऐसा जीन है जो इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा जीन है जो कि लिंक्ड जीन्स है। यहां पे कैसे जीन है, दो आपस में लिंक्ड जीन्स इस तरह से प्रेजेंट है, कैपिटल ए, यहां पर स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और ये कैसे हैं, एकदम इंडिपेंडेंट अलग अलग क्रोमोसोम पर। अगर जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, तो वो मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं। अब यहां पे हमें समझना होगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का बेसिस क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का एक्चुअल रीजन क्या है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का एक्चुअल रीजन है इंडिपेंडेंट गैमीट फॉर्मेशन। जब भी गैमीट बनेगा, अगर इन दो जीन्स के रिस्पेक्ट में जब हम गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो टोटल गैमीट कितने बनेंगे, 4 गैमीट्स, जिसमें हमारा हर एक कॉम्बिनेशन ए और बी जीन का पॉसिबल रहेगा, जिसमें जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी पाया जाएगा, कैपिटल ए है जो है वो स्मॉल बी के साथ भी पाया जाएगा, इसी तरह से स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी कैपिटल बी के साथ भी पाया जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी पाया जाएगा। तो दो जीन्स आपस में एकदम इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी कोई सा भी जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास में टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स कितने बनते हैं, एक है कैपिटल ए कैपिटल बी, एक है स्मॉल ए स्मॉल बी, एक है कैपिटल ए स्मॉल बी और एक है स्मॉल ए कैपिटल बी। सारी यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैक्सिमम, और जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर इससे ज्यादा भी कोई बन रहा होता तो वो भी बनाते हैं हम, तो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। और क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो सारे कॉम्बिनेशन इक्वल बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन है, चारों इक्वल बनने हैं, तो कितना बनेगा परसेंटेज, 25-25-25%, या फिर 1/4 फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन ये वाला बनेगा, 1/4 फ्रैक्शन ये वाला बनेगा, 1/4 फ्रैक्शन या फिर 25% ये वाला बनेगा। जो भी बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो सब इक्वल रहेंगे, उनका फ्रैक्शन, उनका परसेंटेज इक्वल रहेगा। तो आप 100% को नंबर ऑफ गैमीट से डिवाइड कर दीजिए और हर एक गैमीट की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज फ्रैक्शन उतना ही आएगा। और यही बेसिस है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट गैमीट्स जा करके इंडिपेंडेंटली फ्यूज करेंगे दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के गैमीट से, तो फिर इनहेरिटेंस भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कंडीशन लिंक्ड जीन्स में हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि लिंक्ड जीन्स में क्या है, गैमीट फॉर्मेशन पर रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर हम बात करें ये दो जीन्स जो आपस में लिंक्ड हैं, तो यहां पर कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं। अभी मान लीजिए कि 100% लिंक्ड है, अभी हम आगे ये भी बताएंगे कि लिंकेज भी 100% नहीं होता, लेकिन अभी आप मान के चलिए
यहां पर हमने 100% लिंकेज मान के चल रहे हैं। अगर 100% लिंकेज है तो इनमें से एक गैमीट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे गैमीट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं भाई। एक्चुअल में जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो किसका मूवमेंट होता है? क्रोमोसोम का, जीन का मूवमेंट नहीं होता। और जो भी जीन उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है वो भी उसी साइड मूव कर जाता है। तो एक क्रोमोसोम हमारा, एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसके पास में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, ए और बी। एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसके पास में स्मॉल ए और स्मॉल बी जाएगा। तो ये हमारे पास में एक गैमीट बना कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक बना स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दो गैमीट बने। क्या यहाँ पर और कोई भी कॉम्बिनेशन बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने मान के चला है कि 100% लिंकेज है। तो यहाँ पे दूसरा कोई कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। अब जब दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, तो जब गैमीट्स खुद इंडिपेंडेंटली नहीं बन पा रहे हैं तो फिर लिंकेज भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होगा। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो एक इस गैमीट की वजह से आएगी और एक इस गैमीट की वजह से आएगी। तो वो भी इंडिपेंडेंट फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो नहीं शो करने वाले। जो मेंडल का 9:3:3:1 रेशियो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो बिल्कुल आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिंकेज किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को ब्रेक करता है। पर यहां पर यह भी हमें समझना है कि लिंकेज कभी भी 100% नहीं होता। लिंकेज कभी भी क्या नहीं होता? 100%। क्यों नहीं हो सकता 100%? क्योंकि क्रोमोसोम स्टैटिक एंटाइटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम हमेशा इंटैक्ट फॉर्म में दिखाई देता है। क्रोमोसोम के बीच में रीशफलिंग हो सकती है, उनके सेगमेंट के बीच में एक्सचेंज देखने को मिल सकता है। मियोसिस प्रोसेस के दौरान एक इवेंट चलता है क्रॉसिंग ओवर। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जब मियोसिस होता है तो उसके बीच में क्या चलता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट और इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाए। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है या इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनका जो क्रोमोसोमल सेगमेंट है, एक छोटा सा क्रोमोसोमल सेगमेंट इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, और उसी को बोलते हैं रीशफलिंग या फिर रिकॉम्बिनेशन। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम कैसे दिखाई पड़ेंगे? आफ्टर रिकॉम्बिनेशन हमारे क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा स्मॉल ए आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए और यहाँ पे हमारा स्मॉल बी। तो अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो नए क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि आफ्टर रिकॉम्बिनेशन बना है। और अगर बिना रिकॉम्बिनेशन के जो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट हमारे पास में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पेरेंट में पहले से प्रेजेंट है। इसको बिना रिकॉम्बिनेशन के पहले भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मौजूद था, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर रिकॉम्बिनेशन के बाद में जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। अब जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी हमारे पास एक चांस इवेंट होता है। जरूरी नहीं है कि दो जीन्स के बीच में हमेशा रिकॉम्बिनेशन हो, और जरूरी नहीं है कि दो जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन ना हो। ये कैसा होता है? चांस इवेंट। ये कैसा होता है? चांस इवेंट। अब ये चांस इवेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है। एक क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उनके बीच में कितना डिस्टेंस लोकेटेड है, उसके बेसिस पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट होता है? जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार रिकॉम्बिनेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, दो जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस या फिर रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है।
जितना ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड होंगे एक क्रोमोसोम, दो जीन्स, उनके बीच में उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे अगर हम यहीं पे बनाए, अगर यहां पर कोई जीन, एक और एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट था डी, तो अगर बी और डी के बीच में बात करें तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। वहीं पर अगर हम ए और बी के बीच में बात करें तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज की बात करें, अब लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का मतलब है दो जीन्स का साथ साथ में इनहेरिट होना। पर रिकॉम्बिनेशन तो चाहता है कि उनको मैं अलग कर दूं। तो रिकॉम्बिनेशन क्या चाहता है कि दो जीन्स को अलग करना, और लिंकेज क्या चाहता है? दो जीन्स को पास पास रखना। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन मतलब कम है, और लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। तो अगर इसी फॉर्मूले में एक और एडिशनल वो लगा दें हम, तो इसमें हमारे पास में बन जाएगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। Linkage is inversely proportional to recombination frequency. Also, linkage is inversely proportional to distance. लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो सकती है, और धीरे धीरे जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वहां पर लिंकेज में क्या इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, लिंकेज में क्या इफेक्ट दिखाई पड़ता है, वो हमें समझना होगा। देखिए, जो दो लिंक्ड जीन्स हैं, अगर दो जीन्स हमारे पास में लिंक्ड होते हैं तो वो जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं वो है 50%। मैक्सिमम 50% का मतलब है कि हमारे पास में अगर मान लीजिए ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो 50% बच्चे विदाउट रिकॉम्बिनेशन बनेंगे और 50% बच्चे आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन कुछ ये कंडीशन बन जाती है ए और बी। अगर 50% रिकॉम्बिनेशन हो गया तो टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे भाई? ए और बी बनेगा एक गैमीट, एक बनेगा ये दोनों कैसे हैं? पेरेंटल, जो पहले से थे। 50% है तो इसका मतलब 25% ये है और 25% ये है। वहीं पर अगर हम बात करें आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट्स के बाद में कौन कौन से बन सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स हैं हमारे पास में, एक ये रिकॉम्बिनेंट है और एक ये रिकॉम्बिनेंट है। ये भी कितना परसेंट है? 50%। तो ये भी 25% और ये भी 25%। तो जिस दिन 50% रिकॉम्बिनेशन दो जीन्स के बीच में होने लगेगा तो वो जीन कैसा बिहेव करने लगेंगे? इंडिपेंडेंट। यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास चारों के चारों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और चारों कॉम्बिनेशन बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी में बन रहे हैं। 25% उनका प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको तभी दिखाई देगी जब जीन्स इंडिपेंडेंट हो। अगर जीन्स लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पर है, तो बिल्कुल पक्की बात है कि 50 से तो कम ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देगी। आपको 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाई दे सकती है, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाई दे सकती है, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाई दे सकती है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं कुछ, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी होती है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से कितने तरह के गैमीट बनेंगे, कौन कौन से गैमीट बनेंगे, और गैमीट बनने के बाद में उनका ऑफस्प्रिंग में कन्वर्जन कितना परसेंटेज जाएगा, वो चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम कि दो जीन्स हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, आर ऑन सेम क्रोमोसोम। अब इन्होंने अगर सेम क्रोमोसोम बोल दिया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो दोनों लिंक्ड हैं आपस में। बार बार वो लिंकेज नाम नहीं लेंगे, वो सिंपल सा बोल देंगे कि ये सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 40%। वो दो जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 40% है। तो अब तुम्हें बताना है टू फाइंड आउट टोटल टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कितने तरह के गैमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे
एंड देयर रिलेटिव परसेंटेज, और उन सबका परसेंटेज कितना होगा, कौन किस परसेंटेज में पाया जाएगा, वो तुम्हें यहाँ पे बताना है। दो जीन्स की बात की है तो आंसर सॉल्व करते हैं हम। दो जीन ले लीजिए, एक ए और एक बी, ये दो अलग अलग जीन्स ले लिया हमने। दोनों जीन्स लिंक्ड है, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इनको बना दीजिए। ये ए, ये बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये हमने सिस अरेंजमेंट बनाया। जब तक क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली ट्रांस नहीं दिया होता, तो जब तक क्वेश्चन ट्रांस नहीं बोलता क्वेश्चन स्पेसिफिकली, तब तक हम उसको सिस मान करके ही चलते। तो हमने यहाँ पे सिस लिख दिया। अब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40%, मतलब 40% बार ये कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे 40% बार ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, और 60% टाइम ये विदाउट रिकॉम्बिनेशन ऐसे पेरेंटल टाइप दिखाई देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 40% रिकॉम्बिनेशन हुआ और पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन बना, गैमीट कैसे बनेगा? अगर गैमीट इसकी वजह से बन रहा है, मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ और गैमीट बन रहा है, तो गैमीट टोटल कितने बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक ये गैमीट बनेगा और एक ये गैमीट बनेगा। ये पेरेंटल टाइप है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। ये गैमीट कैसे हैं, पेरेंटल या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। वहीं पर अगर हम रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो गैमीट्स बनते हैं उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये दोनों कैसे गैमीट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। अब इन चार गैमीट्स का 1 2 3 4 का रिलेटिव परसेंटेज देखें तो वो आधा आधा हो जाएगा। देखो ये 60% है, ये 60% का आधा यानी 30%, ये भी 60% का आधा यानी 30%। ये 40% है टोटल रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, तो ये भी उसका आधा आधा बनेगा, ये 20%, और ये भी उसका आधा बनेगा, ये 20%। तो टोटल गैमीटिक कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, जो पेरेंटल टाइप है वो 30 और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो 20% फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की है कि दो जीन्स हैं जिनके बीच में लिंकेज, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। मान लीजिए दो जीन्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया लिंक्ड, तो या तो वो बोलेगा कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या फिर वो बोल देगा लिंक्ड है आपस में। और जो इनको बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 30%। लेकिन यहां पे आपको जीन अरेंजमेंट बता दिया गया है ट्रांस। जब तक हमें कुछ ना बोला जाए हम सिस मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट, बट अगर ट्रांस क्वेश्चन में लिखा है तो फिर आपको वो यूज करना पड़ेगा। अब हमसे पूछा है कि जो गैमीट्स बनने वाले हैं उसमें से ए बी गैमीट का परसेंटेज क्या होगा। इसमें यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर गैमीट का परसेंटेज उन्होंने पूछ लिया, हम निकालेंगे तो चारों का, पर यहाँ क्वेश्चन में ए बी का परसेंटेज पूछा है कि ये वाला गैमीट कितने परसेंटेज में कितने फ्रैक्शन में बनने वाला है। वापस से स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम बना लो और उस पे ट्रांस अरेंजमेंट में जीन को प्लेस कर दो। ट्रांस अरेंजमेंट मतलब ये कैपिटल है, ये स्मॉल बी, मतलब एक का कैपिटल, एक का डोमिनेंट, इधर एक का रिसेसिव और एक का डोमिनेंट। ये कंडीशन है जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जब कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, पेरेंटल टाइप होता है तो इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो जीन अरेंजमेंट आएगा वो स्मॉल ए इधर, कैपिटल बी, रीअरेंजमेंट करना है हमें, स्मॉल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब की बार जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स, जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, या नॉन पेरेंटल टाइप, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब कितनी बार रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनने की प्रोबेबिलिटी ही 30% है और पेरेंटल टाइप रहने की प्रोबेबिलिटी 70% है। अब मान लीजिए अगर रिकॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से गैमीट बनते हैं, तो गैमीट कौन कौन से बनेंगे, एक स्मॉल ए स्मॉल बी और एक कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर रिकॉम्बिनेशन ना हो, सिर्फ पेरेंटल टाइप हो, तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। इनका रिलेटिव परसेंटेज आधा कर दो जो इनका टोटल है,
इसका 70% है तो ये दोनों होता है 35-35, और इसका 30% है तो ये दोनों 15-15% हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आप सिस फॉर्म में भी निकाल सकते हो और ट्रांस फॉर्म में भी निकाल सकते हो। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की टर्म्स में दी हुई है। कई बार आपको जीनोटाइप की टर्म्स में ना दे करके वो क्या करता है, फिनोटाइप के टर्म्स में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे सकता है। तो कई बार वो जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में ना दे करके क्या बोलता है, फिनोटाइप के रेस्पेक्ट में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो देता है, और उसकी मदद से हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उनके बीच में लिंकेज परसेंटेज कैलकुलेट करके देना रहता है। तो फिनोटाइप के बेसिस पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन ये कैसे करते हैं हम, एक बार अब इसको समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा कि दो पेरेंट्स हैं, यहां पर दो पेरेंट्स हैं, जहां पर दो अलग अलग कैरेक्टर्स का स्टडी हम यहां पर कर रहे हैं। मान लीजिए एक पेरेंट टॉल है और उसके साथ में ये पेरेंट रेड सीड प्रोड्यूस करता है। ये पेरेंट क्या है, टॉल प्लस रेड सीड प्रोड्यूस करता है। एंड जो दूसरा पेरेंट है, पेरेंट नंबर 2, वो क्या करता है, वो ड्वार्फ है और ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता है। ड्वार्फ भी है और क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन सीड। अब यहां पर तुम्हें बताना है कि अगर दो जीन्स हैं जो इस दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो अगर तो हम मान लें कितनी है, 40%। अगर हम मान लें कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो इनके बीच में कितनी है, जीन्स के बीच में 40%। तो अब तुम्हें बताना है कि बच्चों का फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, बच्चों का क्या क्या फिनोटाइप पॉसिबल है, कौन कौन सा फिनोटाइप बच्चों में देखने को मिल सकता है। अब यहां पे तुम्हें फिनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप देखना है, यहां पे कोई जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फिनोटाइप से फिनोटाइप हम कैलकुलेट करेंगे। देखो एक पेरेंट का फिनोटाइप क्या है, टॉल एंड रेड सीड, टॉल प्लस रेड सीड। जो दूसरा पेरेंट है उसका फिनोटाइप क्या है, ड्वार्फ प्लस ग्रीन सीड। तो इसका क्या है, ड्वार्फ प्लस ग्रीन सीड। जब बच्चे बनेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे बनेंगे जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। जब भी विदाउट रिकॉम्बिनेशन बच्चे बनते हैं तो जो भी पेरेंटल फिनोटाइप्स होते हैं सेम उसी तरह का फिनोटाइप बच्चों में दिखाई देता है। मतलब हमारे पास में जो विदाउट रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी जो पेरेंटल टाइप बनेंगे, पेरेंटल टाइप जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो टॉल और रेड सीड वाले पेरेंटल टाइप फिनोटाइप होंगे, और दूसरा ड्वार्फ के साथ ग्रीन सीड, ये भी क्या है, पेरेंटल टाइप फिनोटाइप। वहीं पर अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट्स, वहीं पर अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट्स की, जो नॉन पेरेंटल है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन डेवलप होने वालों की जो फिनोटिपिक टाइप आएगी वो कौन सी आएगी, टॉल के साथ ग्रीन सीड और ड्वार्फ के साथ रेड सीड। टॉल के साथ ग्रीन सीड, ड्वार्फ के साथ रेड सीड, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पेरेंट्स में नहीं है। देखिए टॉल के साथ ग्रीन नहीं है कहीं पर भी, तो ये किसकी वजह से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बन रहा है हमारे पास में, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वजह से। अब रिकॉम्बिनेंट्स जो है इनका परसेंटेज कितना होगा, इनका परसेंटेज होगा 40%। भाई रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज कितना होगा, 40% होगा। वो भी पर्टिकुलरली
वहीं पर अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की बात करें तो 60% होगा, उसमें भी 20% ये बनेगा, 20% ये बनेगा, 30% ये बनेगा और 30% ये बनेगा। तो इस तरह से आप फिनोटाइपिक रेशियो के बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई बार इसको उल्टे फॉर्म में भी देते हैं, जैसे मान लीजिए उसने बोला है किसी कपल के ऑफस्प्रिंग का रेशियो कुछ इस तरह का है। कोई कपल है, उस कपल के ऑफस्प्रिंग है और उस ऑफस्प्रिंग का रेशियो कुछ इस टाइप का है, जिसमें रेड फ्लावर और राउंड सीड वाले बच्चे कितने? 100। रेड फ्लावर, ग्रीन सीड वाले बच्चे कितने? 20। येलो फ्लावर, राउंड सीड कितने? 30। और लास्ट है येलो फ्लावर एंड ग्रीन सीड, ये कितने? 100। ये कुछ हमारे पास में ऑफस्प्रिंग का वो परसेंटेज दे दिया। अब तुमसे पूछा है कि जो पेरेंटल फिनोटाइप रहा होगा वो पेरेंटल फिनोटाइप कैसा रहा होगा, और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इन दो जीन्स के बीच में, ये दो जो कैरेक्टर्स हैं रेड फ्लावर और सीड का शेप, इन दो कैरेक्टर्स के लिए जो जीन है उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रही होगी। अब आपको इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि भाई हमेशा जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है, लिंकेज होता है, तो पेरेंटल टाइप ज्यादा बनते हैं। दो तरह के पेरेंटल टाइप बनते हैं और पेरेंटल टाइप हमेशा ज्यादा बनते हैं। दो तरह के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम बनते हैं। मतलब ये एक तो पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है, और ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। अच्छा, जब भी हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन्स के बीच में कैसे निकालते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है टोटल बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बने हैं। तो अगर इन दो जीन्स के बीच में हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे? टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं? 20 + 30, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं? 100, 100, 200 और ये 250। तो टोटल अगर आप करोगे तो 250 आ रहा है। तो 50/250 ये आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है फ्रैक्शन में। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरह से आएगा, ये आएगा 5, 5 और 5 से ये कटा तो 20। तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 20%। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप की मदद से भी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है दो जीन्स के बीच में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हो, दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं बट वो 100% लिंक्ड नहीं है, उनके बीच में कुछ रिकॉम्बिनेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन मान लो अगर उनके बीच में 100% रिकॉम्बिनेशन 100% लिंकेज होता, 100% लिंकेज का मतलब होता है उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होने वाला है वो 0% है, उनके बीच में जरा सा भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो अगर कंडीशन ऐसी हो जाए 100% लिंकेज अगर जीन के बीच में हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, उसने सिर्फ बोला है कि जीन्स आपस में लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो मान के चलना है बाय डिफॉल्ट कि लिंकेज 100% होता है। और जब लिंकेज 100% हो जाता है तो दो जीन हमेशा किसकी तरह रेशियो प्रोड्यूस करने लगते हैं? सिंगल जीन की तरह रेशियो प्रोड्यूस करने लगते हैं, वो सिंगल जीन की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे अगर बात करें, दो जीन है ए और बी,
दीज आर लिंक्ड, दीज आर लिंक्ड। अब इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नहीं बोली गई तो मान के चलेंगे ये 100% लिंक्ड है। देन फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो आपको बताना है, फिनोटिपिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 100% लिंकेज है तो इसका ये मान के चलेंगे, ये कैपिटल ए, इधर जो है स्मॉल ए, ये हम F1 पेरेंटल जनरेशन बना रहे हैं। पेरेंटल जनरेशन में आपके पास में किसी भी क्रॉस का क्या होता है, बिल्कुल होमोजाइगस, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब गैमीट एक ही तरह का बन सकता है क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है तो कोई तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये फ्यूज करेंगे तो एक ही तरह का बच्चा बनेगा, कैसा, ए बी, ए बी, तो 100% बच्चे ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सही है। अब F2 के लिए इसकी सेल्फिंग कराते हैं। अब इसकी सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो ऐसा ही हमें यहाँ पे लेना है, ऐसा ही हमको यहाँ पे लेना है। अब इससे गैमीट बनाओ भाई, अगर ये 100% लिंक्ड है तो गैमीट कितने बन सकते हैं, 2 ही गैमीट बन सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे एक गैमीट बनेगा ये, यहाँ पे एक गैमीट बनेगा ये, यहाँ पे एक गैमीट बनेगा ये, यहाँ पे एक गैमीट बनेगा ये। जब इसको टोटल कॉम्बिनेशन करोगे तो टोटल कॉम्बिनेशन में भी कितना बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन का अगर जीनोटाइप निकालो तो एक जीनोटाइप ये बनेगा ए ए बी बी, एक ये बन जाएगा ए बी बी, एक ये बन जाएगा ए ए बी बी, और एक ये बन जाएगा ए ए बी बी। तो जीनोटिपिक रेशियो कितना आया, 1:2, ये दोनों सेम है, 2:2, ये दोनों ये अलग है तो ये 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ध्यान से देखो तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1। ऐसा क्यों आ रहा है, क्या ये बिल्कुल सेम वैसा नहीं आ रहा जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करते थे, बिल्कुल, क्योंकि रेशियो यही आएगा क्योंकि ये दोनों जीन्स 100% लिंक्ड है। अब ये एक सिंगल जीन की तरह इनहेरिट हो रहे हैं, अब इनको दूसरों से मतलब नहीं है, एक सिंगल जीन की तरह रेशियो प्रोड्यूस करेंगे। कोई भी हाइब्रिड क्रॉस ले लो, जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्रोड्यूस होता है ये उसी तरह का क्रॉस अब प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा लो, अब की बार क्या करा लो, एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जब हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं और दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो रेशियो क्या प्रोड्यूस होता है, 1:1:1:1:1, 4 बार बनाता है। लेकिन जब दोनों जीन्स आपस में 100% लिंक होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बार हम करके दिखा देते हैं, ये एक हेट्रोजाइगस है, डाइहाइब्रिड है, और यहाँ पे इसका टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं डाइहाइब्रिड रिसेसिव के साथ, तो यहाँ तो एक ही गैमीट बनेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 गैमीट बन सकते हैं क्योंकि 100% लिंकेज है ये दोनों। तो अगर 2 ही गैमीट बनेंगे तो बच्चे कितने बनेंगे, 2 तरह के भाई, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। रेशियो क्या है, 1:1। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही यही आएगा क्योंकि अलग अलग है दोनों। तो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:1। आना क्या चाहिए था, 1:1:1:1। बट 1:1 किस में आता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। तो क्योंकि दोनों जीन अब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल जीन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही आएगा, मोनो हाइब्रिड जैसा रेशियो आएगा, ठीक है। तो 100% लिंकेज का केस ही थोड़ा सा अलग हो जाता है। कई बार क्वेश्चन और भी घुमा के दे सकता है, वो ये बोल सकता है कि हमारे पास में 3 जीन्स है, ए जीन, बी जीन और वाई जीन। इन तीनों जीन में से ये दोनों ए और बी क्या है, आपस में 100% लिंक्ड है, लेकिन जो वाई है वो इंडिपेंडेंट है। वाई इनके साथ में लिंकेज में नहीं है, मतलब वाई किसी और क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और जो ए और बी है वो बहुत पास पास लोकेटेड है, सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो इनके बीच में तो लिंकेज है, लेकिन जो वाई है उसके बीच में लिंकेज नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। इसका हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। अब इसका करा लो टेस्ट क्रॉस। जब इसका टेस्ट क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे तो एक ही गैमीट बनेगा भाई, ये वाला। अब यहाँ पे ये मान के चलना, ये दोनों जो गैमीट्स हैं जिनके बीच में 100% लिंकेज है, ये एक सिंगल जीन की तरह बिहेव करेंगे और ये एक अलग जीन की तरह बिहेव करेगा।
तो ये दोनों एक सिंगल जीन की तरह बिहेव करेंगे और ये एक अलग जीन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बन चुका है। जैसे मैं करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, सॉरी 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? ए बी वाई, दूसरा ए बी वाई, क्योंकि ये दोनों तो कभी भी अलग नहीं हो सकते, ए बी स्मॉल वाई, लेकिन ये तो अलग हो सकता है, ए बी स्मॉल वाई। तो 4 तरह के गैमीट बन गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का गैमीट है। अब की बार जो रेशियो आएगा वो इन 4 गैमीट्स की वजह से आएगा, और इन चारों का परसेंटेज इक्वल है क्योंकि ये 4 वाई की वजह से आ रहे हैं और वाई इंडिपेंडेंट। तो जब तुम रेशियो बनाओगे तो वो भी अब की बार वापस से 1:1:1:1 आएगा, जैसा कि ये आएगा ए बी बी वाई वाई, ये 1 होगा। इसके बाद में दूसरा वाला ए बी बी वाई वाई, ये भी 1 होगा। ए बी बी वाई वाई, ये भी 1 होगा। और लास्ट में वाई वाई, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे रेशियो डाइहाइब्रिड जैसा आएगा क्योंकि ये दोनों जीन एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल जीन है और ये दूसरा जीन है, तो ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बन चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हमने जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं फॉर लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर, वो सब कर लिया। अब हमें बात करनी है लिंकेज की डिस्कवरी। भाई लिंकेज की डिस्कवरी भी पढ़ना जरूरी है। अब लिंकेज की डिस्कवरी हम इतना लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लिंकेज की डिस्कवरी मॉर्गन ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप से की है। वहां पर उनकी डिस्कवरी अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कि हमें इजीली समझ में आएगा। तो लिंकेज की जो डिस्कवरी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इसीलिए पहले हमने क्या किया, लिंकेज को पूरा समझ लिया। अब जब लिंकेज आपको पूरा समझ आ चुका है तो इसका जो डिस्कवरी स्टेप है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मॉर्गन काम कर रहे थे ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला पर, जो उनका फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट था। जब ये ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब भी ये इस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराते हैं, जब भी ये इस पे क्या परफॉर्म कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उस टाइम पे कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ की जगह पे हमें जो बच्चे बन रहे थे वो पेरेंटल टाइप ज्यादा बन रहे थे और रिकॉम्बिनेंट्स नए वाले कॉम्बिनेशन कम बन रहे थे। तो हमेशा पेरेंटल ज्यादा बनते थे और रिकॉम्बिनेशन कम बनते थे। इसका मतलब दो जीन जो है जैसा कि वो पेरेंट्स में रहते हैं वैसे का वैसा बच्चों में ट्रांसमिट होने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों में भी साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसी फिजिकल एसोसिएशन के लिए मेंडल ने जो टर्म दिया था वो लिंकेज है। तो लिंकेज टर्म मॉर्गन का दिया हुआ है और मॉर्गन ने इसको ड्रोसोफिला पर स्टडी करके बताया था। ऐसा नहीं है कि लिंकेज मॉर्गन ने डिस्कवर किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिंकेज पहले से डिस्कवर्ड है, लेकिन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम करके लिंकेज के बारे में बताया था। और लिंकेज टर्म जो है, ये आज जो हम टर्म यूज करते हैं लिंकेज का, ये मॉर्गन ने जरूर बताई है। अब मॉर्गन का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 3 जीन्स की साथ में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं ये, जो ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर में 3 कैरेक्टर्स के लिए जीन्स हैं। एक है बॉडी कलर के लिए, एक है आई कलर के लिए और तीसरा है विंग साइज के लिए। तीसरा क्या है, विंग साइज के लिए। इन तीनों की ही स्टडी मॉर्गन ने अपने डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म की और इनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनको मिली, जितना लिंकेज मिला, वही उन्होंने रिपोर्ट किया और लिंकेज की टर्म्स में बताया। अब पहले थोड़ा सा हम ड्रोसोफिला का जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। ड्रोसोफिला जो होता है वो डिप्लॉइड होता है और 8 क्रोमोसोम उसके पास में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 पेयर ऑटोजोम के होते हैं, 6 मतलब ऑटोजोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर मेल की बात करें तो ये एक्स वाई होता है और फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स हो जाता है। तो 6 ऑटोजोम और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, टोटल मिला के 8 क्रोमोसोम इसके पास में होते हैं।
मतलब कि ये जो एक्स क्रोमोसोम पर जीन है ये मेल में सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट होगा, फीमेल में 2 कॉपी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब मॉर्गन ने इनका क्या परफॉर्म कराना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके लिए हमें इन तीनों जीन्स के आपसी ट्रेट पता होने चाहिए कि भाई इनके ट्रेट्स किस तरह के हैं। बॉडी कलर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ट्रेट है, एक है ब्राउन और एक है येलो। अगर हम आई कलर की बात करें तो यहां भी 2 ट्रेट हैं, एक है रेड और दूसरा है व्हाइट। अगर हम विंग साइज की बात करें तो ये भी 2 तरह के हैं, एक है नॉर्मल विंग साइज या वाइल्ड टाइप और एक है मिनिएचर। अब इनमें से जो डोमिनेंट वाले हैं वो हमारे पहले जो हमने लिखे हैं वो डोमिनेंट है और जो दूसरा लिखा है वो रिसेसिव है। जो पहला लिखा है वो डोमिनेंट है और जो दूसरा है वो रिसेसिव। ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। मॉर्गन ने अपने नोटेशन में, मॉर्गन ने अपने टर्मिनोलॉजीज में मेंडल के हिसाब से काफी ज्यादा चेंजेस किए। बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेंडल ने यूज नहीं की थी बट मॉर्गन ने उनका इस्तेमाल किया। जो डोमिनेंट टाइप ऑफ ट्रेट है मॉर्गन उसको वाइल्ड ट्रेट भी बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल ट्रेट। आपको अगर डोमिनेंट नहीं बोलना तो आप मॉर्गन के हिसाब से क्या बोल सकते हो, वाइल्ड टाइप ट्रेट। जो वाइल्ड है मतलब वो ओरिजिनल है, वो पहले से प्रेजेंट है, और दूसरा वाला नॉर्मल है, रिसेसिव है, बाद में आया है। टर्मिनोलॉजी के अलावा जो नोटेशन ये प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से ये जीन्स को, एलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मेंडल से इन्होंने चेंज किया। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल किसी भी जीन के एलील को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेंडल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का था कि जो टॉल ट्रेट, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट है, मान लीजिए हाइट है, हाइट का डोमिनेंट ट्रेट टॉल है और ड्वार्फ क्या है इसका, रिसेसिव ट्रेट। तो जो डोमिनेंट ट्रेट था उसका पहला लेटर यूज करते थे कैपिटल फॉर्म में ये, टू रिप्रेजेंट डोमिनेंट ट्रेट। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। वहीं पर जो उसी का रिसेसिव ट्रेट था उसको वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, सेम लेटर लेकिन उसके स्मॉल फॉर्म से। तो ये रिप्रेजेंटेशन था किसका, मेंडल का। मॉर्गन ने ऐसा नहीं किया। मॉर्गन ने लेटर किसका यूज किया, रिसेसिव वालों का। मतलब जहां पे अगर हम बॉडी कलर का जीन रिप्रेजेंट करना होगा तो हम वाई लेटर को यूज करेंगे। तो डोमिनेंट एलील को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डोमिनेंट एलील के लिए या तो आप वाई के ऊपर में प्लस साइन लगाओ या फिर डायरेक्टली प्लस साइन लगा दो। ये मॉर्गन का नोटेशन है। यहाँ पे आते हैं, व्हाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेटर डब्ल्यू। तो रेड के लिए या तो डब्ल्यू के ऊपर में ऐसे साइन लगाओ या तो डब्ल्यू के ऊपर प्लस साइन लगाओ। यहाँ पे मिनिएचर एम और यहाँ पे एम प्लस या फिर सीधा प्लस। ये हो गया इनका नोटेशन। अब ये क्रॉस किस तरह के डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराए इन्होंने, 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने टोटल यहां पर परफॉर्म कराए। पहला डाईहाइब्रिड क्रॉस जो इन्होंने परफॉर्म कराया वो था बॉडी कलर और आई कलर वाले जीन के बीच में क्रॉस करवाया। तो जो पहला डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने परफॉर्म कराया वो किसके बीच में था, बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर एंड आई कलर। तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे, मॉर्गन हमेशा फिनोटाइप के बेसिस पे या फिर दोनों जीन्स के लिए प्योर पेरेंट सेलेक्ट करते थे, जिसमें जो फीमेल हुआ करती थी वो हमेशा कंप्लीट रिसेसिव हुआ करती थी और जो मेल हुआ करते थे वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट हुआ करते थे। अब यहां पर समझिएगा, फीमेल के पास में एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन मतलब होमोलोगस कॉपी कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। 2 कॉपी होती है इनके पास में एक्स क्रोमोसोम की। पर मेल के पास में तो हेमीजाइगस कंडीशन है, एक्स की एक ही कॉपी होती है, दूसरा तो वाई होता है। तो बॉडी कलर के लिए इन्होंने यहाँ पे स्मॉल वाई मतलब येलो कलर के लिए रिसेसिव, येलो कलर के लिए रिसेसिव और व्हाइट के लिए रिसेसिव, व्हाइट के लिए रिसेसिव। मेल की बात करें तो येलो के लिए भी डोमिनेंट मतलब ब्राउन और व्हाइट के लिए भी डोमिनेंट मतलब रेड। तो अगर बात करें इनके फिनोटाइप की तो फीमेल है रिसेसिव येलो बॉडी वाली और साथ में
आई के लिए भी रिसेसिव है वाइट आई वाली। अगर हम मेल पेरेंट की बात करें तो यहाँ पे रेड ब्राउन बॉडी दिखाई देगी, सॉरी ब्राउन बॉडी, और ब्राउन बॉडी के साथ में रेड आई, दोनों डोमिनेंट वाली रेड आई भी इनको दिखाई देगी। अब इनको जब आप क्रॉस कराओगे तो देखिए, क्योंकि फीमेल तो होमोजाइगस कंडीशन में इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम सेम ही कंडीशन शो कर रहे हैं, दो ही तरह के बेबी प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक तो फीमेल एक्स और एक्स के साथ में कंबाइन होकर के, और एक मेल एक्स और वाई के साथ में कंबाइन होकर के। तो जो F1 में प्रोडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, आधे मेल और आधे फीमेल। उसमें भी जितनी भी फीमेल F1 में बनने वाली है, F1 में जो भी फीमेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इनको फादर से मिलेगा ही सही, एक एक्स क्रोमोसोम इनको डोमिनेंट वाला फादर से मिलने ही वाला है। मदर से एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव वाला मिलेगा, लेकिन ये फिर अल्टीमेटली फिनोटाइप इनका डोमिनेंट दिखाई देगा। फिनोटाइप कैसा दिखाई देगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। वहीं पर अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम हमेशा फीमेल से जाता है, तो फीमेल तो इसको एक ही क्रोमोसोम दे सकती है रिसेसिव वाले, तो फीमेल हमेशा यहाँ पे वन जनरेशन में क्या बन जाते हैं, रिसेसिव। मतलब यहाँ पर मेल येलो बॉडी व्हाइट आई वाला होगा और फीमेल सारी कैसी होंगी, ब्राउन बॉडी व्हाइट, नहीं सॉरी ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। तो फीमेल यहाँ पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब इन सिबलिंग को वापस से मेटिंग कराएंगे, और इन सिबलिंग का मेटिंग करा करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला परसेंटेज दिखाई पड़ेगा। जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो इस F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले बच्चे वो कम दिखाई पड़ते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन से, पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी जिनके पास में येलो बॉडी व्हाइट आई हो या फिर ब्राउन बॉडी रेड आई हो, ऐसे वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, पेरेंटल। ये ज्यादा बन रहे थे। जबकि जो दूसरा कॉम्बिनेशन था, मतलब येलो बॉडी के साथ में रेड आई और व्हाइट आई के साथ में ब्राउन बॉडी, ये वाले जो बच्चे बन रहे थे ये थे रिकॉम्बिनेंट्स। तो पेरेंटल कौन से थे, ब्राउन बॉडी के साथ में रेड आई या तो आए, ये एक पेरेंटल है, या फिर दूसरा पेरेंटल है जो येलो बॉडी के साथ में व्हाइट आई है, ये भी पेरेंटल है। ये हमेशा ज्यादा आ रहे थे। जबकि दूसरा क्या था, ब्राउन बॉडी के साथ में व्हाइट आई आए, और इसी का उल्टा येलो बॉडी के साथ में रेड आई आए। तो ये दोनों कैसे थे, नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स। इनको हमेशा पेरेंटल कितने मिल रहे थे, पेरेंटल इनको बहुत ज्यादा 98.7% मिल रहे थे। जबकि रिकॉम्बिनेंट्स की बात करें तो वो सिर्फ 1.3% मिल रहे थे। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम मिल रहे थे, और बार बार जो पेरेंटल टाइप थे वो बहुत एक्सेसिवली ज्यादा मिल रहे थे। तो इसी को यूज करके, इसी रिजल्ट को यूज करके उन्होंने बताया कि जो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 1.3% है, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज देखने को मिल रहा है। फिर जब दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म कराया, तो दूसरे डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या यूज किया, दूसरे डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी इन्होंने सेम चीज यूज की, मेल और फीमेल लिया, जहां पे फीमेल को होमोजाइगस रिसेसिव लिया। अब की बार इन्होंने यूज किया आई कलर, जिसमें फीमेल व्हाइट आई कलर और मिनिएचर विंग साइज भी छोटा था फीमेल्स का, रिसेसिव वाला था, और आई कलर भी रिसेसिव व्हाइट वाला था। जबकि मेल दोनों में डोमिनेंट, वाई प्लस रेड आई कलर और मिनिएचर प्लस नॉर्मल विंग साइज। फिर इसको भी इन्होंने F1 जनरेशन बनाई सेम उसी तरह से। फिर इसकी सेल्फिंग करा के इन्होंने क्या बनाया, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अब की बार जो पेरेंटल टाइप आए वो अभी भी ज्यादा थे एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेशन टाइप से, लेकिन जो हमारा पहला वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस था वहां के कंपैरिजन में कम आए। यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप आ रहे थे वो आ रहे थे 62.8%,
और जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे 37.2% आ रहे थे। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ज्यादा है 37.2%। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो जीन्स हैं, आई कलर और विंग साइज वाले, ये आपस में लिंक्ड तो हैं, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, बट ये उतना स्ट्रांगली लिंक्ड नहीं है जितना बॉडी कलर और आई कलर वाले जीन आपस में लिंक्ड है। तो इस तरह से मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को एसोसिएट किया।